दोस्तों नमस्कार। आज 30 जनवरी है। आज पूरा देश गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहा है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए उस दिन शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज गांधी जी का जहाँ देश पुण्यतिथि मना रहा है, वहीं प्रयागराज में धर्म संसद हुआ और वाराणसी में के काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रगिरी सरस्वती ने गांधी पर काफी अपमानजनक टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में तमाम लोग शहीद हो गए तो गांधी जी का कोई चोट क्यों नहीं आई, गांधी जी की एक उंगली तक क्यों नहीं कटी। उन्होंने कहा कि गांधी जी का देश की आज़ादी में कोई बड़ा योगदान नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांधी जी अंग्रेजों के दलाल थे और समय समय पर अंग्रेजों की उन्होंने सहायता किया। इनको गांधी को राष्ट्रपिता मानने पर भी आपत्ति है। मित्रों, इसके कुछ समय पहले ही रायपुर में इसी तरह का धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने गांधी पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। उन्होंने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का काफी महिमा मंडन भी किया था। तो मित्रों, समय समय पर इस तरह की जब वक्तव्य आता है, ये चाहे धर्मगुरु हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई किसी भी तरह की विचारधारा का लोग क्यों न हो, गांधी जैसे महान शख्सियत पर जब इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो मन व्यथित हो जाता है। और जैसे ही मैंने सुना तो मेरे मन में आया, क्यों नहीं इसको अपने चैनल पर एक वीडियो बनाए। तो मित्रों, ये लोग गांधी जी को आलोचना करते हैं समय समय पर। वह इसलिए नहीं आलोचना करते हैं कि गांधी जी में कोई कमी थी, बल्कि ये लोग गांधी जी के विराट व्यक्तित्व की पर जलन रखते हैं, या ये कह लीजिए कि गांधी जैसा महान व्यक्ति के जिसको भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आदर का स्थान दिया जाता है, ऐसे महान शख्सियत की आलोचना करके वह खुद अपना नाम को पॉपुलर करना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं। ऐसे इसी उद्देश्य से एक कोई संत, कोई महात्मा, कोई धर्मगुरु, कोई राजनेता, कोई विचारक समय समय पर गांधी को गाली देता है, लेकिन गांधी की आलोचना ये हम जैसे नवयुवकों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मित्रों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जाना जाए। या यूं कहें तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस समय दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा क्रांतिकारियों की थी। इनका मानना था कि अहिंसात्मक तरीके से देश को आजाद नहीं कराया जा सकता है, या इस तरीके से देश को आजाद कराने में काफी लंबा समय लगेगा, और इन नवयुवकों के पास इतना धैर्य नहीं था कि वो एक लंबे समय तक इंतजार करें। इसलिए उन लोगों ने हिंसात्मक तरीकों से बम और पिस्तौल की राजनीति के माध्यम से देश को आजाद कराने का आंदोलन चलाया, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। और इन क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज पश्चिमी देश के हैं, पश्चिम के देश के लोग हिंसक होते हैं। जब उनको उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा
तभी वो उनके मन में एक खौफ, एक भय का वातावरण पैदा होगा और तभी वो हमारे देश को आज़ाद कराएंगे। इसलिए ये लोग हिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। इन क्रांतिकारी नेताओं में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, रास बिहारी बोस, तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए क्रांतिकारी तरीका को अपनाया। और इन क्रांतिकारियों का, गांधी की प्रशंसा आलोचना कर देने से इन क्रांतिकारियों का महत्व बढ़ नहीं जाता है। तो इन क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने को सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे तरफ से नमन है और देश के आज़ादी में इन क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसी के साथ आंदोलन में एक दूसरी विचारधारा भी थी जो अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराने की हिमायती थी। इन लोगों का मानना था कि हिंसात्मक तरीके से देश आज़ाद नहीं होगा, बल्कि देश को आज़ाद करने के लिए भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई कि धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया जाए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष को जागृत किया जाए और जैसे जैसे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होगा वैसे वैसे भारत पर से ब्रिटिश सत्ता की पकड़ कमजोर होती जाएगी और अंततः वे हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन कराने वाले नेता थे उसमें गांधी जी का नाम सर्वोपरि है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और यह जो 1960 का दशक है यह भारतीय इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दशक माना जाता है, क्योंकि इस दशक में 3 बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ। इसी दशक में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जन्म हुआ जिन्होंने देश को पहला नोबेल प्राइज दिलवाया। दूसरा बड़ी हस्ती स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय अध्यात्म का अलग जगाया और उन्होंने पूरे विश्व के सामने यह उद्घोष किया कि तमाम यूरोपीय देश हमारे देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजते हैं, भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा देश अध्यात्म के मामले में विश्व में अग्रणी रहा। और तीसरी बड़ी हस्ती गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके गांधी जी के बचपन का नाम या गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता मोहनदास गांधी पोरबंदर के दीवान थे और दीवान का मतलब कि एक तरह से कह लिया जाए कि उस समय देश में तमाम राजवाड़े थे और उन राजवाड़ों में जो राजा के बाद सबसे जो बड़ा पद होता था वह दीवान या इसको प्रधानमंत्री कहा जाए, उन रियासतों के दीवान या प्रधानमंत्री कहा जाए। तो गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, यानी गांधी जी का जन्म एक बड़े ही संभ्रांत फैमिली में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई थी जो गृहिणी थी और जो आध्यात्मिक महिला थी, पूजा पाठ करना, व्रत रखना, शाकाहारी भोजन करना, गरीबों की दान करना, परिवार वालों को सेवा शुश्रूषा करना में रुचि रखती थी। और इन्हीं के ऐसे ही माहौल में गांधी जी का परवरिश हुआ और गांधी जी के व्यक्तित्व पर इनके माता जी का जो ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व था
इसका काफी प्रभाव पड़ा। गांधी जी 3 भाई बहन थे और अपने भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पोरबंदर में ही हुई। जो इन्होंने मिडिल की परीक्षा पोरबंदर से उत्तीर्ण किया, लेकिन पोरबंदर में अच्छे विद्यालय का अभाव था और संयोग से इनके पिता इसी समय राजकोट के रियासत के दीवान बन गए। तो गांधी जी राजकोट चले गए और वहीं से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा को भी पास किया। मैट्रिक परीक्षा पास किया और इसके बाद गांधी जी को ये हुआ कि इनको ब्रिटेन में लंदन भेजा जाए और वहाँ पर से ये बैरिस्ट्री करें और बैरिस्ट्री करने के बाद ये पिताजी के तरह ये भी किसी रियासत के दीवान बन जाए। तो बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने की बात आई कि ये इनको ब्रिटेन भेजा जाए, विदेश भेजा जाए, लेकिन इनकी माता जी ने इसका बड़ा विरोध भी किया था, क्योंकि इनका मानना था कि गांधी जी जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ मांसाहारी हो जाएंगे, वहाँ के मॉडर्न कल्चर में फंस जाएंगे। इसलिए माता जी ने इनका विरोध किया, लेकिन गांधी जी अपने जिद पर अड़े रहे और माता जी को वचन दिया कि जो भी भारतीय संस्कृति है हम इसका पूरी तरह से पालन करेंगे। और गांधी जी सितंबर 1888 में 4 सितंबर 1888 को बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में इन्होंने एडमिशन लिया। हालांकि वहाँ पर भी इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना, वहाँ शाकाहारी भोजन इनको नहीं मिल पाता था शुरू में, क्योंकि इनको अभी नए नए गए थे, इनको पता ही नहीं था कि शाकाहारी भोजन कहाँ मिलेगा। कई दिनों तक इनको उपवास तक रखना पड़ा। बाद में धीरे धीरे इनकी समस्याएं का समाधान हुआ। यहीं पर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों के संपर्क में आए और जिन्होंने गांधी जी से कहा कि वो भगवत गीता का अध्ययन करें, और गांधी जी भगवत गीता का भी अध्ययन किए। कुल मिलाकर के 1888 से 1891 तक गांधी जी लंदन में रह करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया। 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पास करके वह पुनः वापस अपने घर भारत चले आए और ये हुआ कि क्या किया जाए। तो इन्होंने बंबई में वकालत की शुरुआत किया, लेकिन इनका वकालत भी नहीं चला। या कह लीजिए कि गांधी जी का सौभाग्य था कि इनका वकालत नहीं चला, क्योंकि अगर वकालत चल गई होती तो ये बापू नहीं बनते। तो कुल मिलाकर के इनका वकालत वहां पर नहीं चला, परेशान रहने लगे। फिर ये शिक्षक भी बनने का प्रयास किया, वहां भी सफलताएं नहीं मिली। कुल मिलाकर गांधी जी सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी समय गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका चले, साउथ अफ्रीका चले, वहां तमाम जो भारतीय व्यापारी हैं, व्यापार के सिलसिले में कई उन पर मुकदमाएं हैं, इसलिए आप 1 साल के लिए आप साउथ अफ्रीका चले। चूंकि यहाँ पर वकालत चल नहीं रही थी और वहाँ पर आकर्षक एक सैलरी भी दी जा रही थी, लिहाजा गांधी जी भारत से 1993 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन वहाँ पर भी पहले ही जैसे ही दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर जिस तरह भारत में गोरों का राज था, अंग्रेजों का राज था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज था। कहा जाता है कि जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो इन्होंने 1st क्लास श्रेणी के डब्बे का टिकट लिया था और जाकर 1st क्लास के श्रेणी के डब्बे में बैठ गए। उसी बीच रास्ते में कुछ गोरे आए, क्योंकि डब्बा खाली था, आराम से बैठ गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे चली, कुछ स्टेशन आगे बढ़ी, कुछ गोरे आ गए और जब देखे कि एक काला
एक अश्वेत फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा है, तो उन्होंने ऐतराज किया और गांधी जी को डब्बे से उतरकर जनरल बोगी में जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट दिखाया और वह फर्स्ट क्लास के डब्बे में ही बैठने पर के नेड़े पर अडिग रहे। परिणाम यह हुआ कि मेरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को डब्बे से उतार दिया गया। ये कहानी पूरी जग जाहिर है, आप लोग सुने भी होंगे। फिर वहाँ पूरे रात व्यतीत किया, किस तरह उनको होटलों में, अच्छे होटलों में कमरा नहीं मिला। अगले दिन फिर इसी तरह धक्का मुक्की करते हुए अंततः गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचे। यानी पहली बार गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना। जब ये पहुंचे तो वहां के इनके जो भारतीय मित्र थे जिन्होंने बुलाया था, जिनसे कांटेक्ट था, उन लोगों ने गांधी जी से पूछा कि भाई जर्नी कैसी रही। तो गांधी जी ने पूरी राम कहानी बताई। जब उन्होंने ये बताया कि मैं फर्स्ट क्लास के डब्बे में आया हूं, तो लोगों ने गांधी जी को ही दोष देना शुरू कर दिया कि आप फर्स्ट क्लास के डब्बे में क्यों चले, क्योंकि उनके लिए कोई सामान्य घटना थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि बात फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के डब्बे की बात नहीं है, बात ये नस्ली भेदभाव है जो पूरी तरह से गलत है। और परिणाम गांधी जी ने इस नस्लीय भेदभाव का विरोध करने का निर्णय लिया। तो जो आज आलोचना कर रहे हैं गांधी जी ऐसे पहले निर्भीक व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे, नहीं तो यह घटना तो भारतीयों के साथ आए दिन होता था। लेकिन गांधी जी विदेश में जाने के बावजूद भी वहां पर डट करके इसको विरोध करने का डिसीजन लिया। गांधी जी ने 1994 में नस्लीय भेदभाव और भारतीयों के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, इसका विरोध करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला। इसी बीच वहां पर भारतीयों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के विरोध हो रहा था। आगे चल करके भारतीय जो तरीके से जो विवाह हुआ था, वहाँ एक कानून बना कि जो भी ईसाई पद्धति से विवाह नहीं किया, वह सभी विवाह अवैध है और उनके बच्चे भी अवैध है। इस तरह जब अपमानजनक कानून बना तो इन सभी का विरोध गांधी जी ने डटकर किया। इसके लिए कई बार उन्होंने साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाया, जेल भी गए। लेकिन ये सभी आंदोलन गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से चलाया था। 1909 में इन्होंने इंडियन स्वराज नाम का एक किताब भी लिखा था, जिसमें अपने सत्य और अहिंसा के जो प्रयोग था उसकी महत्ता का उसमें जिक्र किया था। कुल मिलाकर गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो भी आंदोलन किए, जो भी संघर्ष किए, उसका समाचार भारत में पहुंच रहा था और भारत में गांधी जी का काफी नाम हो चुका था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत पहुंचे। तो गांधी जी लगभग 22 वर्षों तक साउथ अफ्रीका रहे थे। भारत आए। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब वो यहाँ पर आए तो पहले ये पूरे भारत को जानने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किए। फिर 1916 में अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में गांधी जी ने पहला तीन इन्होंने बहुत ही छोटे स्तर का संघर्ष किया, स्थानीय स्तर का संघर्ष किया। जिसे पहला संघर्ष बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर किया। तो 1917 में
वहाँ का एक किसान था राजकुमार शुक्ल, उसी के आमंत्रण पर गांधी जी तिनकठिया, चूंकि चंपारण में नील की खेती को कराने के लिए बाध्य किया जाता था, 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती को करने के लिए किसानों को अंग्रेज बाध्य करते, जिसको तिनकठिया पद्धति था। तो इस नील की खेती को लेकर चंपारण में गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और आंदोलन में जो उन्होंने तरीके अपनाया, उसी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया, और तब से गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए, उनको लोग महात्मा के नाम से पुकारने लगे। फिर 1918 में खेड़ा में जब किसानों की फसल खराब हो गई और सरकार कर वसूल करने पर आमदा थी, तो वहां पर उन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया। 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया। तो 3 स्थानीय स्तर पर आंदोलन किए, और इससे भारतीयों को परखने का उन्हें मौका मिला। इसी बीच रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि, जिसमें एक कानून बनाया गया कि मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे, संदेह के आधार पर जब तक चाहे, जितना दिन तक चाहे, गिरफ्तार कर सकता है। इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला अधिनियम का कहा गया। इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और पूरे भारतीयों से हड़ताल का आह्वान किया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें जनरल डायर ने, जो शांतिपूर्ण ढंग से मेला देख रहे थे, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1000 लोग घायल हुए, मारे गए, और 3000 लोग लगभग घायल हुए थे। यानी हजारों की हत्या कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। गांधी जी ने यह अपना आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इससे गांधी जी अंग्रेजों से बेहद नाराज हुए। इसी बीच गांधी जी को इससे बड़ा आघात पहुंचा, और इसी बीच गांधी जी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया। चूंकि टर्की में जो था, वह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, और टर्की के सुल्तान को खलीफा माना जाता था। खलीफा मतलब धर्मगुरु, यानी जो स्थिति ईसाई धर्म में पोप की होती है, वही इस्लाम धर्म में खलीफा की थी। वह पूरे विश्व के मुसलमान उसको अपना धर्मगुरु मानते थे। तो जाहिर सी बात थी कि भारत के मुसलमानों की भी निष्ठा खलीफा के साथ थी। तो उस खिलाफत की रक्षा के लिए गांधी जी को यह अवसर हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का एक उचित मौका लगा, और परिणाम हुआ कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। और फिर 1920 में उसी की अगली कड़ी के रूप में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया, और यह गांधी जी का पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जोरों शोर से चल रहा था। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर 1922 में गांधी जी को जब आंदोलन वापस ले लिया गया, जो नेता जेल में बंद थे उनको रिहा किया गया। लेकिन इसी बीच गांधी जी को 6 वर्ष के लिए भारत में लोगों के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ राजद्रोह फैलाने के आरोप में 6 वर्ष के लिए जेल डाल दिया गया। हालांकि बाद में वो जेल से 24 में ही रिहा हो गए, और फिर गांधी जी क्रमशः उनका आंदोलन आगे बढ़ता रहा। फिर आपका 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का कांग्रेस ने लक्ष्य घोषित किया। इस लक्ष्य के 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया,
और इस दिवस को मनाने के लिए गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इन्होंने नमक को प्रतीक बनाया और अहमदाबाद से के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाया और एक मुट्ठी नमक जब बनाया तो उन्होंने नमक कानून की अवहेलना किया। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने दूसरा बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। द्वितीय सविनय अवज्ञा, फिर गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। इसी बीच हरिजनों के जब जेल से, उसी बीच में उनको जेल में डाल दिया गया था। कुल मिलाकर आंदोलन आगे बढ़ता गया और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, यानी तीसरा भारत का जो प्रमुख आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुभारंभ किया। हालांकि तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जितने भी आंदोलन हुए उसमें सबसे व्यापक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। कुल मिलाकर के धीरे धीरे भारत छोड़ो की आंदोलन ने की सफलता ने, भले ही ब्रिटिश सरकार ने इसको सबसे कम समय में कुचल दिया, लेकिन यह क्लियर हो गया कि अंग्रेज अब भारत को बहुत दिन तक गुलाम नहीं रख पाएंगे। इसी बीच भारत के विभाजन की भी बात चली। गांधी जी भारत के विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन जब देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए तो गांधी जी अब जगह जगह सांप्रदायिक दंगों को बुझाने में लगे रहे। देश की आज़ादी की बातचीत भी चलती रही। जब नोआखाली में से दंगों की शुरुआत हुई, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ हिंदू की संख्या कम थी, मुस्लिम हिंदुओं का कत्लेआम करने लगे और यह समाचार गांधी जी को मिला। तो गांधी जी नोआखाली पहुँच गए, आमरण अनशन किए और वहाँ के दंगों को शांत किए। नोआखाली की प्रतिक्रिया में जब गढ़मुक्तेश्वर में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया, गांधी जी गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे, वहाँ पर लोगों को समझाया बुझाया और जहाँ जहाँ दंगा फैल रहा था वहाँ गांधी जी पहुँच करके दंगों को शांत कराने में लगे थे। जबकि इन्हीं के चेले सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेता देश कैसे आज़ाद होगा, उसमें मुझे किनको कौन सा पद मिलेगा, इसमें लगे हुए थे। गांधी जी दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे। 15 अगस्त 1947 को अंततः अपना देश स्वतंत्र भी हो गया, लेकिन इस स्वतंत्रता की भारी कीमत देश ने चुकाया। उस समय व्यापक दंगे हुए। सरकारी रिपोर्ट है कि इस दंगों में 1,80,000 लोगों की हत्या हुई, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या इसके कई गुना हुआ। गांधी जी इस समय आंदोलन को दंगों को शांत कराने में लगे थे। इसी बीच वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बिरला भवन में रुके थे, लेकिन वहीं पर दिल्ली के बिरला भवन में रुके थे, वहीं पर 30 जनवरी 1948 को सायं 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने 3 गोली गांधी को मार दिया। कहा जाता है कि गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द हे राम निकला और देश की आज़ादी का यह महानायक हे राम कह करके सदा के लिए सो गया। गांधी जी की समाधि राजघाट में है और इसी 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, यानी आज ही के दिन गांधी जी की हत्या हुई। और इसकी याद में देश शहीदी दिवस या गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ नेता जो गांधी जी की या कुछ लोग गांधी जी का समय समय पर अपमान करते हैं, मन बड़ा व्यथित हो जाता है। गांधी जी के मृत्यु पर आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली दुनिया यह विश्वास नहीं करेगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का व्यक्ति भी कभी इस पृथ्वी पर चला था। आज जब हर व्यक्ति लालच से घिरा हुआ है, हमें भरोसा नहीं होता है कि गांधी जैसा व्यक्ति भी कभी इस पृथ्वी पर हुआ था, जिसका देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था। गांधी की महानता इसमें नहीं है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। गांधी की महानता तुमको अंतिम समय में देखने को मिली
जिस व्यक्ति का देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका थी, जब देश स्वतंत्र हुआ तो वह कोई एक पद भी नहीं लिया। अगर गांधी जी खुद चाहे होते कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, मैं देश का राष्ट्रपति बनूं, तो कोई नेहरू, कोई पटेल, कोई राजेंद्र बाबू सामने नहीं आता। गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते या राष्ट्रपति, जो चाहते वो बनते, क्योंकि पूरे देश की जनता का असीम प्यार गांधी जी के साथ था। गांधी जी की लोकप्रियता का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि जब गांधी जी की अंतिम संस्कार का शव यात्रा निकला तो 8 किलोमीटर लंबी लाइन लोगों से भर गया था हुजूम से। तो अगर वो चाहे होते कि मैं देश का कोई पद लूं तो वह ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया। यहां तक कि जब सब उस समय के देश के आजाद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे नेता, वो अपने अपने कौन पद मिला इसमें लगे हुए थे। गांधी जी अकेले, कहा जाता है कि इस समय इनके तमाम चेले भी इनका साथ छोड़ दिए थे। और गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति कि जब कोई बात न माने एकला चलो, इसी नीति पर चलते हुए देश को दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे। अगर वो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गए होते तो कोई नाथूराम गोडसे, कोई गोपाल दास उनको गालवी मारने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन गांधी जी इस समय दंगों को शांत कराने में लगे थे और इसी में इनकी हत्या भी हुई। विश्व इतिहास में इटली का गैरेवाल्डी को देखा जाए और गैरेवाल्डी को छोड़ दे तो दूसरे शख्स गांधी जी थे। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान गैरेवाल्डी का था। जब इटली का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, पूरी इटली की जनता गैरेवाल्डी से मिलने गई कि गैरेवाल्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए इटली का। तो जब लोगों के अपार समूह को गैरेवाल्डी ने देखा तो छत पर खड़े हो गया और लोगों को संबोधित किया कि जो काम मेरे जिम्मे आई थी, इटली का एकीकरण का काम, वह काम मैंने पूरा कर दिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब मुझे इस देश से कुछ नहीं चाहिए। उसने लोगों से विनती किया कि आप लोग बस मुझे एक बोरी गेहूं का बीज दे दें ताकि मैं इस बीज को लेकर के एक द्वीप में जाकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना अंतिम समय गुजार सकूं। और उसने जिस गैरेवाल्डी ने पूरे इटली को एक किया, वह लास्ट में एक बोरी बीज लेकर के चला गया और देश से कुछ नहीं लिया। दूसरा गांधी जी थे जिन्होंने देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन कोई पद नहीं। अगर गांधी जी चाहे होते कि उनका लड़का प्रधानमंत्री बने या कोई बड़ा पद बने तो बना सकते हैं। गांधी जी के 4 लड़के थे और ऐसा भी नहीं था कि वो लड़के, देश की आजादी में उन लोगों का भी योगदान था, लेकिन गांधी जी ने अपने लड़कों को बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो ये समय समय पर नेता आलोचना करते हैं, जो परिवारवाद से घिरे हुए हैं, वो गांधी को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहे होते कि मेरा लड़का आगे बढ़े तो आराम से बढ़ गया होता। लेकिन आज हम गांधी जी के परिवार के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि गांधी जी ने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। उनके लिए देश सर्वोच्च था। उन्होंने देश के लिए जो काम किया वह किसी लोभ लालच से नहीं किया। वो जो भी कहते थे, जो भी लोगों को समझाते थे, पहले खुद का प्रयोग करते थे। जब 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ और गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलावें, विदेशी वस्त्रों का परित्याग करें और खादी का कपड़े पहने, तो लोगों ने कहा कि खादी का कपड़ा इतना महंगा है कि हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। गांधी जी ने कहा कम कपड़े पहने, और उसी समय गांधी जी ने अपना पूरा कपड़ा उतार दिया और आधी धोती पहनते थे और आधी धोती उसको लपेटते थे और अर्धनग्न फकीर बन गए। यानी गांधी जी जो कहते थे वह पहले खुद पर प्रयोग करते थे, जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, जिसने देश की आजादी कराने में अपना सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन इस देश से कुछ लालच नहीं किया। अपने परिवार के लिए उसने कोई मोह नहीं रखा। ऐसे गांधी की जब इस तरह कोई नरेंद्रानंद सरस्वती, कालीचरण महाराज या ऐसे तमाम राजनेता, कई राजनेता, ये लोग जब आलोचना करते हैं
तो मन बेहद व्यथित हो जाता है। लेकिन ये लोग, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये लोग गांधी की आलोचना इसलिए नहीं करते हैं कि गांधी जी में कोई कमी थी। ये लोग सुर्खियों में आने के लिए गांधी जैसे महान शख्सियत की आलोचना करते हैं। गांधी जी को जब हत्या हुई थी तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा भी था कि जिस गांधी को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जबकि वो हमारे खिलाफ ही आंदोलन करते थे, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाते थे कि गांधी जी के इतने लोकप्रिय हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा तो देश में बवाल मच जाएगा। हम लोग अंग्रेजों ने गांधी जी को कुछ नहीं किया। देश की आजादी के बाद गांधी जी को यही भारतीय 1 साल तक जीवित नहीं रख पाए। नाथूराम गोडसे की हत्या कर दिया। उस हत्यारे की तुलना अगर गांधी जी से किया जाए तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो मेरे भाइयों, हम अगर गांधी के देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि ऐसे महान लोगों की हम आदर से याद तो कर सकते हैं, हम नमन तो कर सकते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व कुछ कुर्बान कर दिया। हम लोग आज घरों में बैठे हैं, यह आज़ादी का जो हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह इन महान देशभक्तों के योगदान का परिणाम है। तो हम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आदर के साथ उनका नाम तो ले सकते हैं, उनका स्मरण तो कर सकते हैं, उनका सम्मान तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर यह किए तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस महान जैसे महान लोगों का आप लोग कभी निरादर न करें। धन्यवाद। ओके। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे बटन को, ताकि जो भी मैं वीडियो जारी करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, तो यह खुद भी देखें और दूसरों को भी इस चैनल का प्रचार करें। ताकि मुझे, चूंकि लाइव क्लास में आना है और लाइव क्लास के लिए शर्त है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाना, तो इसमें अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द ही हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और हम आप लोग का लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद। ओके।